वैसे आप आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज की इस वीडियो में उत्तराखंड का इतिहास कवर अप करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ कवर अप कर लेंगे जो कि आपने थंबनेल में देखा है। वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अभी बाद में आपको मौका मिलेगा नहीं, कॉपी लेकर बैठेंगे तो नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास जैसा कि आपको पता है कि साहित्यिक स्रोत है मेरे भाई, ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है आपका, जैसे कि आपका ऋग्वेद पुराण इसमें लिखा हुआ है, महाभारत ग्रंथों से, ठीक है, महाभारत रामायण में क्या क्या मिलता है उत्तराखंड के बारे में, मतलब ये हो गया आपके साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हो गए मेरे भाई, पुरातात्विक में आपका मिल जाता है आपको, जैसे कि हो जाता है राजाओं के ज़माने में, जैसे राजाएँ कितने राजा आए, ठीक है, जैसे मौर्य राजवंश आया, ठीक है, और जितने भी राजवंश आए जैसे चंद राजवंश, कुनिंद पढ़ेंगे आप, कत्यु राजवंश है, परमार पमार, ठीक है, ये जितने राजा थे पहले के ज़माने के, तो उनके ज़माने में जो अशोक के कालीन के जो शिलालेख थे उनसे मिलने वाली जो जानकारियाँ होती है वो आपकी पुरातात्विक स्रोत हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये तो पता है, बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, जो आप जिसको पढ़ना होगा मतलब डिटेल में पढ़ना होगा उसके लिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है। ये उसके लिए है कि वो ये ना सोचे मेरे भाई कि इसने पूरा टॉपिक नहीं करा रखा है, इसलिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको कराता हुआ चलूँगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे स्कंद पुराण भी आप देख सकते हैं, इसका सर्वाधिक विस्तृत विवरण किसमें मिलता है, स्कंद पुराण में, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को आपको मानस खंड कहा गया है। ये तो सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो राज्य में जो है दुर्ग किले मंदिर जो भवन बने हैं ये भी आपका पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, क्योंकि ये दुर्ग किले मंदिर किसने बनाए, राजाओं ने बनाए अपने ज़माने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाखोट डियार में, अल्मोड़ा के लाखोट डियार में आपको सामूहिक चित्र मिलते हैं नृत्य करते हुए। ठीक है, मलारी गाँव में से प्राप्त आपको बारहसिंगा के वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, मानव के चित्र मिलते हैं, हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त नीले सफ़ेद रंग के चित्र। तो ये सारी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं यहाँ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट में, कुलिंद राजवंश से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक रूप से एकीकृत राजवंश था, जो आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको मेनली बता देता हूँ। ठीक है, आपका पहले तो कुलिंद राजवंश क्या था, आपका मौर्य राजवंश के अधीन था। तो मौर्य राजवंश के अधीन था, मौर्य जब राजवंश था उसके अधीन था। जैसे आपका अरब पर आक्रमण हुआ था, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन में भारत में आपने दिल्ली सल्तनत देखी हुई। अरब के कौन थे गुलाम, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक लोग क्या थे, गुलाम थे। वैसे ही मौर्य के अधीन था उस टाइम पे कुलिंद राजवंश। ठीक है, और कुलिंद के अंतर्गत आता है, कुलिंद का जो मिलता है आपको कालसी नामक स्थान से, आपका अशोककालीन शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। महाभारत में कुलिंद शासकों को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, होने को आप ये पीछे से सब पढ़ सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, महाभारत में से द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब होता है आपका श्रेष्ठ, क्या होता है मेरे भाई, श्रेष्ठ होता है द्विज का मतलब। तो द्विज कहा गया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, जबकि साहित्यिक साक्ष्यों में आप देख सकते हैं महाभारत, पाणिनि, अष्टाध्यायी और टालमी का विवरण इनकी उपस्थिति को दर्ज करता है। टालमी भी लेखक था, भूगोल का जनक कहा जाता है, इसे द्वितीय शताब्दी में था। ठीक है, भूगोल का जनक था ये। और महाभारत में पाणिनि की अष्टाध्यायी आपको पता ही है। तो इनसे भी क्या मिलता है आपको, उत्तराखंड का साक्ष्य में जो है कुलिंद राजवंश का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और पीछे है यहाँ पे अशोक के शिलालेख और कुलिंद शासकों के सिक्के इनकी स्थिति का विवरण देते हैं, ये भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आप यहाँ पे सिक्कों का विवरण देख सकते हैं, सिक्के कहाँ कहाँ चले थे इनके, हिमालय, सतलज नदी, मतलब जहाँ जहाँ पे चले थे उस हिसाब से इन्होंने इस राजवंश का विस्तार दिखाया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना जिसके बाद टाइम है, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता ही रहा हूँ क्या क्या है। और इस जो ये जो इनका शासक था, मतलब जो इनका शासन चला कुलिंद राजवंश का, वो इन 3 पॉइंटों पे चला है जो आपके सामने है। ठीक है, इन 3 पॉइंटों के आधार पे इनका शासन था कि पहले पॉइंट में इनका होता है कि इनके पास कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, इन्होंने जो है इनका जो महत्वपूर्ण शासक था सुबाहु, इन्होंने पांडवों के साथ काम किया था, उनका मित्र बना था, ऐसा मतलब खाली दिखा रखा है। फिर दूसरे चरण में इनका क्या होता है, फिर दूसरे चरण में कोई सिक्के के नहीं चलते। ठीक है, तीसरे चरण में आपका सिक्कों का दौर चलता है, उसमें एक महत्वपूर्ण शासक आता है आपका अमोघभूति, जो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, तो कुलिंद जो राजवंश है इसके लिए, और कुलिंद के जो इस राज्य के जो निवासी थे और इसके क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का उपयोग किया गया है। अपरांत एग्जाम में कितनी बार पूछा गया आपका, अपरांत शब्द क्या पूछा गया है, अपरांत शब्द पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है कुलिंद के राज्य के निवासियों के लिए, और वहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इतना ही है मेरे भाई, कुलिंद राजवंश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बाकी तो इनके बीच बारे में डीप यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं पौरवंश की। पौरवंश का उतना आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं। एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन बनता है नहीं, अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए अच्छे से उसको। ठीक है, और मैं पीडीएफ दे ही दूंगा आपको, उससे भी पढ़ लेना, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन बनता है नहीं। ठीक है,
तो इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे ही डाल रखा है आपकी नॉलेज के लिए मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। कत्यूरी राजवंश से आता है, इसका संस्थापक कौन था, ठीक है। इसकी स्थापना की थी मेरे भाई वासुदेव ने की थी, वासुदेव ने की थी। और इसका अभिलेखों के अनुसार इसका नाम क्या था, बसंत देव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बसंत देव था और इसको वासुदेव कहा गया है, ठीक है। और क्या था आपका, इनकी जो है कई शाखाएं थी मेरे भाई। कत्यूरी राजवंश की शाखाएं थी, बैजनाथ शाखा थी, मतलब अलग अलग ब्रांच बना दी ना इन्होंने। ये काम ये शाखा ये काम करेगी, ये ब्रांच ये काम करेगा, ये ब्रांच ये काम। तो ऐसे ही इन्होंने मेनली 3 शाखाएं इंपॉर्टेंट है इनकी, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा और अस्कोट शाखा। याद रखेंगे क्या क्या शाखा बोला मैंने, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा और अस्कोट शाखा, ठीक है। ये अलग अलग नामों से शासन करने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आसंती देव आता है एक। आसंती देव ने क्या किया था, आसंती देव ने आपका आसंती वंश का क्या किया था, स्थापना की थी इसके अंतर्गत। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आसंती देव ने क्या किया था, आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी। फिर इसके अंतर्गत आता है, बाकी जिसको डीपली पढ़ना है ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF दे दूंगा मैं। और मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और जो बागेश्वर में है, बागेश्वर जो जिला जनपद है, उसमें कत्यूरी राजाओं का जो था मुख्य स्थान रहा था, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और क्या था, आसिंत देव वंश का जो था, जो आसिंत देव ने क्या किया था, आसिंत देव वंश की स्थापना की थी कत्यूरी राजवंश में। तो इसका अंतिम शासक जो था आसिंत देव वंश का, वो था ब्रह्मदेव, जिसे वीरमदेव कहा गया है। आप देख सकते वीर देव है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीर देव है। मैं इसका शॉर्टली आपको स्टोरी पूरी सुना दे रहा हूँ, आप स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है आपका 1191 में, 1191 जब आपका तराई का युद्ध चला था लगभग ना मेरे ख्याल से, तो 1191 में क्या होता है, पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चल्ले ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। कत्यूरी राजा एक कुल देवी के रूप में नंदा देवी की पूजा करते थे। अब कत्यूरी राजा की कुल देवी थी कौन, यहाँ पे होगा कहीं पे आप अगर देखेंगे, इसमें तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कत्यूरी राजा की क्या थी, कत्यूरी राजाओं की क्या थी, कुल देवी थी। कुल देवी कौन थी, नंदा देवी। कुल देवी के रूप में किसको पूजते थे, नंदा देवी को पूजते थे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। काचल्य देव का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 1223 में क्या हुआ था, फिर नेपाल के शासक जो काचल्य देव ने थे, उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। पहले उन्होंने 1191 में पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चल्ले ने किस पर की थी, आपका कत्यूरी राज्य पर किया था। फिर उन्होंने क्या कर दिया, अशोक चल्ले के बाद कौन आए, काचल्य देव आए 1223 ईस्वी में। 1223 ईस्वी में आए आपके काचल्य देव, उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और 1398 में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण करने के पश्चात इस वंश का अंत हो गया था। कब हुआ था इस वंश का अंत, इस वंश का अंत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बनता है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, क्या था, तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण करने के पश्चात इस वंश का अंत हो गया था। 1398 ईस्वी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, चंद राजवंश की बात करते हैं। अब चंद राजवंश क्या था आपका, कत्यूरी के पतन के बाद 11वीं सदी से 18वीं सदी तक कुमाऊं क्षेत्र में चंदू ने कत्यूरी के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया, आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पे लिखा चंदू का संस्थापक माना जाता है, सोमचंद को माना जाता है, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे इमेज साफ नहीं आई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको आई होप दिख रहा होगा क्लियर। चंदू का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, इसके पीछे मतभेद है। वैसे इस चंदू के संस्थापक के बारे में, चंद के संस्थापक के बारे में जो विद्वान है उनके बीच में मतभेद अभी भी, लेकिन माना सोमचंद को जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है, लेकिन चंद्रवंश का माना यह जाता है कि सोमचंद ने 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, ये माना जाता है, लेकिन इसमें कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर आपका कुमाऊं क्षेत्र में एक मजबूत शासन की व्यवस्था की थी थोहर चंद ने 1261 में की थी। किसने की थी, थोहर चंद ने। अब थोहर चंद कौन है, कहाँ से आया, अब इसके पीछे ये है आपकी कहानी। ये जो लाइन करके आया आपके यहाँ पे रत्नचंद आया, फिर उसका कीर्ति चंद, भीष्म चंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद्र आया, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर, ज्ञान चंद, ऐसे जो ये शासक आए, इनके बीच में भी शासक आए ना। ये तो इनके शासकों के नाम इसलिए लिखे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके पहले भी आए कोई, इनके बाद भी आए। तो वैसे ही एक था थोहर चंद, उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में 1261 ईस्वी में एक मजबूत शासन की स्थापना की थी। 1261 ईस्वी में, याद रखेंगे किसने, थोहर चंद ने, याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको याद करना है, फिर इससे रिलेटेड आता है एक खगमरा किला। क्या आता है, खगमरा किला किसके अंतर्गत आता है, ये चंद राजवंश के अंतर्गत, ठीक है। खगमरा किला आता है, इसकी स्थापना की थी आपका भीष्मचंद ने, ठीक है। खगमरा किले की स्थापना किसने की थी, भीष्मचंद। जब मैं आपको इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस किले का निर्माण किसने कराया था, कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में, बताइए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। और बाज बहादुर चंद, अभी मैंने दिखाया था बाज बहादुर चंद, यहाँ पे था सही, कहीं पे, कहाँ पे गया भाई, बाज बहादुर, हाँ। तो ये जो बाज बहादुर चंद था, और गुरु वज्ञान चंद, इसका नाम यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा, गुरु वज्ञान चंद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। गुरु, अगर मेरे बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, गुरु वज्ञान चंद। तो ये चंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे ये दोनों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी फिर आता है आपका, फिर चंद राजाओं को एक युद्ध में पराजित कर कुमाऊं क्षेत्र में क्या हुआ था, 1790 ईस्वी में, कुमाऊं क्षेत्र में 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। चंद राजाओं को हरा दिया था, ठीक है। फिर कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजाओं को किसने हरा दिया था, नेपाली
गोरखाओं ने, नेपाली गोरखाओं ने हराकर फिर यहाँ पे अपनी स्थापना मतलब अपना राजवंश डाला था। और एक चीज़ याद रखना, क्या कहते हैं आपका जो चंद राजवंश था, चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था, राज्य चिन्ह क्या था, ये भी पूछता है एग्जाम में अक्सर। राज्य चिन्ह क्या था, वो था गाय। क्या थी, गाय थी। ठीक है, गाय थी, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली और ग्राम प्रधान की नियुक्ति चंद राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। और चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पूछते हैं एग्जाम में। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, आप लिखेंगे महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद, ये कौन था, चंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वंश की ओर। बाकी इतना ही क्वेश्चन पूछता है इसके अंतर्गत, और कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें इस वंश के अंतर्गत जातियाँ थी, जैसे आपने कार्की देखा है भाई, कोई कार्की नाम का है तो कमेंट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चौधरी नाम का है कोई कमेंट करना। ठीक है, चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे जातियों को इनके अंतर्गत, इस राजवंश के अंतर्गत। 4 बूढ़ा, 4 चौथानी, 5 थोक, 6 घरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं देवलिया है आपका। ठीक है, देवलिया, सेमलटिया इतना नहीं देखा होगा आपने। देवली नाम की जाति देखी होगी, बोरा देखी होगी, कार्की, चौधरी, तड़ागी भी नहीं देखी होगी उतनी, पांडे देखी होगी यार, पांडे तो देखिए। तिवाड़ी नाम के कितने भाई कमेंट करो, पांडे नाम की कमेंट करो। जिनकी भी यहाँ पे जाति दिख रही है कमेंट करो यार एक बार। जोशी, पंत, पाठक, भट्ट, झा और तिवाड़ी। ठीक है, तो कमेंट कर देना मेरे भाई जरूर से, हमको भी पता चलेगा कौन कौन देख रहा है वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किले आप देख सकते हैं, मैंने खगमारा अभी बताया था, खगमारा किला ये पूछता है एग्जाम में भाई, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। खगमारा किला पूछता है एग्जाम में, भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा में निर्मित कराया था। लाल मंडी का किला भी पूछता है। ठीक है, लाल मंडी का किला, बाणसूर किला, नथड़ा किला, इन सब किलों को मेरे भाई एक बार याद कर लेना। ठीक है, मल्ला महल किला, ये सारी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वंश की ओर, गोरखा शासन की बात करते हैं। अब गोरखा का जो शासन रहा है मेरे भाई, वो कुमाऊं पर भी रहा है और गढ़वाल पर रहा है। ठीक है, कुमाऊं पर एक बार बात कर लेते हैं। कुमाऊं पर जो है, कुमाऊं छोटा सा है, एक बार कुमाऊं को निपटा लेते हैं। ठीक है, कुमाऊं को मैं क्या था, कुमाऊं का मैंने अभी बताया आपको 1790 ईस्वी में जब चंद राजाओं को क्या किया था, नेपाली गोरखाओं ने हराया था, तो वहीं से क्या हो गया था, कुमाऊं पर शासन स्थापित हो गया था आपका गोरखा का 1790 ईस्वी में। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, अभी मैंने आपको लिखा था 1790 ईस्वी में कुमाऊं में कर दिया था गोरखा शासकों ने आक्रमण। ठीक है, ठीक है, और इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया था, एक हस्तिदल चौतरिया था, काजी जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे भाई कॉपी में। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे ऐसी चीज़ों को भाई, नोट डाउन करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर गढ़वाल पर गोरखा शासन आता है। आपको अगले एग्जाम के लिए, कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम है तो एक बार आपको शॉर्ट नोट आपको देखना है बस, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों करनी है बेफालतू की मेहनत, खाली मैं वीडियो बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं खाली, तो नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, गढ़वाल पर गोरखा शासन की बात करेंगे। गढ़वाल पर क्या हुआ, 1790 में कुमाऊं की राजा ने अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद क्या किया था, सेनापति अमर सिंह ने 1791 में हरक देव की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे नहीं लिखा है तो आप पढ़ लेना यार, मुझे दिखेगा भी नहीं, तो यहाँ पे तो लिखा है देखो, 1790 में चंदों पर आक्रमण किया था, चंद शासक तराई के क्षेत्र में भाग गया, अल्मोड़ा पर कब्जा हो गया। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि कुमाऊं में गोरखों ने 1790 से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और जोग मल्ल शाह कुमाऊं का पहला सुब्बा किसे बोलते हैं, कुमाऊं में सुब्बा बोलते हैं सूबेदार को, किसको बोलते हैं, सूबेदार को। ठीक है, सुब्बा नियुक्त हुआ था। फिर गढ़वाल पे गोरखा शासन की बात करें, गढ़वाल पे गोरखों की स्थापना मतलब सत्ता स्थापित कैसे हुई गढ़वाल पे। ठीक है, इसकी बात करेंगे। एक युद्ध हुआ था इनके बीच, खुड़बुड़ा नामक युद्ध हुआ था, जो युद्ध 1790 में अल्मोड़ा पर आक्रमण करके चंद राजवंश को अपने हत्या कर लिया था गोरखा ने, जिनका नेतृत्व किया था हस्तिदिल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा। उन्हीं ने 1803 में दोबारा युद्ध किया गढ़वाल पर, खुड़बुड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, खुड़बुड़ा नामक देहरादून का स्थान है, देहरादून में ये स्थान, तो खुड़बुड़ा नामक स्थान पे प्रद्युमन शाह, ठीक है, जो गढ़वाल का नरेश था, गढ़वाल का राजा था प्रद्युमन शाह, और गोरखाओं के बीच का हुई युद्ध हुआ। ठीक है, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ गोरखाओं और प्रद्युमन शाह, गढ़वाल का राजा था, गोरखा, नेपाली गोरखा, जिन्होंने चंद राजवंश को हराकर कुमाऊं पर सत्ता स्थापित की। तो खुड़बुड़ा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ, जहाँ पे प्रद्युमन शाह शहीद हो गए और गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई मेरे भाई। ये निर्णायक युद्ध था, इससे आपका क्या हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। फिर क्या होता है 1815 में, फिर टिहरी से क्या होता है, सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह का पुत्र था, उसने पंवार वंश की पुनर्स्थापना की और टिहरी को राजधानी बनाया। ठीक है, तो पंवार वंश, यही पंवार वंश से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा आगे। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पंवार राजवंश की बात करते हैं। पंवार राजवंश में इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इस वंश का राजा मेरे अजयपाल को माना जाता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी चांदरपुर को, किसको बनाई थी, चांदपुरगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका जो राजा सुदर्शन शाह था, इसका पुत्र, किसका पुत्र है, प्रद्युमन शाह का पुत्र था। उसने सूरत के कवि की रचना सभासार है। ठीक है, देखो जो आपका सुदर्शन शाह है, ये क्या है, सुदर्शन शाह क्या था, ये सुदर्शन शाह आपका सूरत का कवि था। इसकी रचना अगर बात करेंगे, सुदर्शन शाह की रचना क्या है तो आएगा एग्जाम में, तो क्या है वो, सभासार इसकी रचना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत है ये आपका पंवार राजवंश के अंदर आता है सुदर्शन शाह। ठीक है,
फिर आपका गढ़वाल नरेश जो मानसा था और महीपति शाह के समय तिब्बती हमला हुआ था, ठीक है। चलो इन सबको छोड़ो, मैं मेनली आपको बताता हूँ महारानी कर्णावती। कर्णावती पता है आपको? कर्णावती कौन थी? नहीं पता? 1636 ईस्वी में क्या हुआ था? 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां के दून घाटी पर आक्रमण के समय गढ़वाल की संरक्षिका महारानी कौन थी? कर्णावती थी। पता चल गया, गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। कर्णावती को क्या कहा जाता है? नागकटी रानी भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार पूछा गया है मेरे भाई? कर्णावती को क्या कहा जाता है? नागकटी रानी भी कहा जाता है। नागकटी बोलते हैं, मतलब कि नागकटी है जिसकी, ठीक है। ये रानी के नाम से जाना जाता है कर्णावती को, ठीक है। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने ही करवाया था। देहरादून के जो राजपुर नहर है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, तो राजपुर नहर का निर्माण भी इसी ने किया था, ठीक है। राजपुर नहर का निर्माण किया था कर्णावती ने, ठीक है। और मानवेंद्र शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इतना ही पंवार राजवंश है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी इन सब के बारे में आप PDF से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन की बात करेंगे। ब्रिटिश शासन बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसमें कि कौन कौन इंपॉर्टेंट रही है। संगोली संधि की बात करूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। पहले तो 1814 में क्या हुआ? गढ़वाल को गोरखों से मुक्त करानी है, तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजी सेना से आग्रह किया, ठीक है। फिर आपका मेरे भाई 15 मई 1815 को, 14 था, 1815 को, अप्रैल 1815 को क्या होता है? कुमाऊं के अल्मोड़ा को जीत लिया कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर। नाम से क्या है? अंग्रेज हैं, तो इन्होंने जीत लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इसके बीच में जो सारी चीज़ें हैं। एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं का प्रधान कमिश्नर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी बताया था मैंने, कुमाऊं का प्रधान कमिश्नर नियुक्त किया था एडवर्ड गार्डनर को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1891 में कुमाऊं को 2 जनपदों में बांटा गया था, नैनीताल जनपद और अल्मोड़ा जनपद, ठीक है। इनका मुख्यालय सामने दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 1891 में कुमाऊं डिवीज़न के अंतर्गत अब देखो 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच संगोली संधि हुई, जो कि बिहार में है, जहाँ पे चंपारण आंदोलन हुआ था। वहीं पे संगोली संधि हुई थी, जिसे संगोली संधि के नाम से जाना जाता है। 1815, 28 नवंबर 1815 मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे। 28 नवंबर 1815 को ये संधि हुई थी। आई होप आप याद रखेंगे। 28 नवंबर 1815 को संगोली संधि हुई थी गढ़वाल और अंग्रेजों के बीच। यही ब्रिटिश शासन है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक और इम्पोर्टेंट है आपका, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिश शासन द्वारा 1854 में बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान क्या कह रहा है, ठीक है। अब अच्छे से बात करेंगे। 1857 की, सॉरी 1875 नहीं होगा, इसे काट लेना, 1875 ना होकर ये 1857 है मेरे भाई, ठीक है। 1857 की आपको पता है क्रांति क्या हुई थी? मुँह से क्या करना था आपको? मुँह से चमड़ी उधेड़नी थी वाली क्रांति नहीं चली थी, तो वो क्रांति आपकी 1857 की क्रांति। पता ही होगा आपको 1857 की क्रांति क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्षों बाद भारत में क्या हुआ था? ये 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें क्या था? सैनिकों का विद्रोह किया था कि हम क्या नहीं करेंगे, वो गाय का मांस का, सुअर का मांस का वो नहीं करेंगे ना। बैरकपुर में था बंगाल में, तो वहाँ पे मंगल पांडे ने क्या किया था? ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये सब क्या था? 1857 क्रांति के अंतर्गत था। 1857 की क्रांति के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट नाम आता है कालू सिंह मेहरा का, ठीक है। कालू सिंह मेहरा जो चंपावत जिले के बिसुंग लोहा घाट के निवासी थे। पूरा पूछता है, इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिनका नाम था गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसकी स्थापना की थी कालू सिंह मेहरा ने। इतना ही इसके अंदर पूछते हैं और कुछ नहीं है। इसमें उत्तराखंड में हुए परिवर्तन की बात करेंगे। 1857 के बाद क्या हुआ था, तो उसकी बात करते हैं। कालू सिंह मेहरा की बात हमने कर ली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। थोड़ी इमेज की क्वालिटी थोड़ी एडजस्ट आप कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियरिटी तो आ रही होगी, लेकिन तभी आप देख लेना मेरे भाई। मुझे पता है थोड़ा ब्लर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद हम उत्तराखंड में देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, पहला तो यह है कि ये जो अखबार आए, ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट बनता है आपका अल्मोड़ा का अखबार। क्या बनता है मेरे भाई? अल्मोड़ा का अखबार। क्यों बनता है मेरे भाई? जब कुमाऊं क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र में जो राजनीतिक चेतना थी, उसको प्रसारित करने का श्रेय 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्थापित जो डिबेटिंग क्लब था, ठीक है, आपको पता होगा डिबेटिंग क्लब था, ठीक है। तो डिबेटिंग क्लब और 1871 में प्रकाशित जो अल्मोड़ा अखबार था, उसको जाता है कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को प्रसारित करने का श्रेय, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं वर्ष 1903 में। वर्ष 1903 की बात करते हैं। वर्ष 1903 की मैं सारी डेट यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, आप मेरी बोल चाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये PDF आप देख लेना, PDF को एक बार देख लेना, जिसको पढ़ना होगा डीपली, जिसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो इसको देख लेना बाद में, ठीक है। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो वर्ष 1903 में क्या हुआ? अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत के प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। किसकी हुई मेरे भाई? हैप्पी क्लब की स्थापना, ठीक है।
लिख लीजिएगा मेरे भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ष 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। वर्ष 1904 में क्या हुआ आपका, नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया। उत्तराखंड को मेरे भाई हिल स्टेट का नाम कब दिया गया पता होगा आपको। हिल स्टेट का नाम दिया गया 1904 ईस्वी में। नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिल स्टेट, ठीक है। वर्ष 1904 आप लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, ठीक है। फिर आता है वर्ष 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वर्ष 1912 में, ठीक है मेरे भाई, वर्ष 1912 में। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, वर्ष 1912 लिख लीजिएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी कुमाऊं में, ठीक है। और वर्ष 1913 की बात अगर करें, वर्ष 1913 में क्या हुआ था, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी स्वामी सत्यदेव ने, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1914 में आपका होम रूल लीग की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल हेमचंद्र को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट नाम है मेरे भाई। कूली बेगार आंदोलन में इन्होंने क्या दी थी, अपनी भूमिका अदा की थी। कुर्मांचल केसरी की पदवी दी थी इनको कूली बेगार में। इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ष 1916। वर्ष 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चों को तो पता ही होगा। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में क्या हुआ था, वर्ष 1919 को भी नोट डाउन कीजिएगा। वर्ष 1919 में बैरिस्टर मुकुंदलाल, अनुसुईया प्रसाद, इन सभी के प्रयासों से क्या हुआ था, आपका गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी डेट्स के बाद आता है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है, हाँ, आपका जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुमाऊं परिषद का गठन, ठीक है। जिन बच्चों को पता नहीं आप देख सकते हैं, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था इतने सन को, ठीक है। फिर आगे मैं बात करता हूँ, वर्ष 1919 की हमने बात कर ली थी, आगे बात करते हैं, ठीक है। दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले थोड़ा मैं लेकर चलूँगा आपको कहाँ पर, आपका पेशावर कांड। पेशावर कांड के बारे में आपने सुना होगा। पेशावर कांड क्या था, पेशावर कांड, इसमें क्या हुआ था एक बार मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। क्या हुआ, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में क्या हुआ था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आप इनका नाम याद रखें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में क्या हुआ था, 2/18 गढ़वाल राइफल्स की क्या थी, ये 2/18 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राइफल्स की क्या थी, सैनिकों की टीम थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कितने सैनिकों की सेना थी, 2/18 की, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने क्या कर दिया था, आपके जो निहत्ते अफगान स्वतंत्रता सेनानी पर गोली चलाने से मना कर दिया था 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को आप याद रखेंगे, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्ते अफगान सैनिकों स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ये, ठीक है। इतिहास में ये पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। मोतीलाल नेहरू, अब अगला आता है आपका मोतीलाल जो नेहरू हैं, वो पेशावर इस कांड से क्या रहते हैं, अपने इस कांड से बहुत प्रभावित होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो वो क्या करते हैं, मोतीलाल नेहरू उस टाइम पे आपको पता होगा क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं है ये है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आई होप आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता भी की थी, आपको पता ही होगा। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने 23 अप्रैल को 1930 को क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था ना, तो 23 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी मोतीलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको भी याद रखना, गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उत्तराखंड की यात्रा, ठीक है। उत्तराखंड की यात्रा की थी गांधी जी ने, ठीक है। तो उत्तराखंड की यात्रा करते हैं गांधी जी। उससे पहले हम बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में होता है ये सब कुछ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जा रहा हूँ, ठीक है। डेट से हम चल रहे हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ही हो रहा है सब, पेशावर कांड आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, आपका टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है। साबरमती से जो दांडी, आपको पता होगा साबरमती, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। उनके साबरमती आश्रम से 78 लोगों का स्वयंसेवी दल निकला था। 5 अप्रैल 1930 को समुद्र के पास दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे। वहां पे गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर क्या कर दिया था, कानून को तोड़ दिया था, अंग्रेजों का नमक का कानून तोड़ दिया था, ठीक है। तो दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं उसको। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। तो इसी के अगले दिन क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में लागू हो जाता है, यानी कि उसके चक्कर में क्या होता है, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, यानी कि विरोध करना सरकार का, ठीक है। तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तराखंड की क्या भूमिका रही थी वो हम पढ़ रहे हैं। साबरमती में क्या हुआ था, जब दांडी तक महात्मा गांधी के साथ आने वाले जो सत्याग्रही थे, उनमें से 3 सत्याग्रही कौन थे, वो थे हमारे, एक थे हमारे ज्योतिराम आप कह सकते हैं ज्योतिराम, दूसरे थे आपके भैरवस्त,
ठीक है, भैरवस्त्र, और तीसरे थे आपके खड़क बहादुर, ठीक है, खड़क बहादुर। तो इन तीनों ने क्या किया था, उस पे उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे ये सत्याग्रही, ये तीन है, ठीक है। जब क्या हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी गांधी जी की, ठीक है। अब वर्ष 1929 में आपको पता होगा जब लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, वर्ष 1929 में, तो इसी के पीछे लिखा हुआ है वर्ष 1929 की यात्रा के दौरान गांधी जी कौसानी बागेश्वर से अत्यधिक प्रभावित हुए और यहाँ उन्होंने अनासक्ति योग से गीता पर टीका लिखी, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, जब गांधी जी यहाँ पे ठहरते हैं 12 दिन तक, तो इन्होंने योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी थी, यहाँ पे अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी थी, और उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। 1929 में जब कौसानी आए थे, कौन, गांधी जी आए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो कौसानी आए थे, तो उस टाइम पे गांधी जी कौसानी में रुके थे, वहाँ पे उन्होंने, ठीक है, कुछ जगहों पे सभाएं की कुमाऊं क्षेत्र में, और नेहरू जी के साथ, ठीक है, नेहरू जी के साथ आए थे कुमाऊं क्षेत्र में, कई जगह सभाएं भी इन्होंने की, और अपने प्रवास के समय इन्होंने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी, और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में, ये नाम याद रखना, दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें इतना ही है आपका, ठीक है। हर्षदेव औली कौन थे, हर्षदेव औली आपको पता होगा काली कुमाऊं के शेर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका नाम है काली कुमाऊं का शेर, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1929 में क्या किया था मेरे भाई, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में, अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव औली ने, ठीक है। और इन्होंने वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था, जंगलात कानून था एक, उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी किया था, ठीक है। कौन थे, हर्षवर्धन औली, यहाँ पे आया था तो मैंने इनके बारे में बता दिया। आगे मैंने इन सारे सेनानियों, इन विभूतियों के बारे में मैंने आगे डिटेल दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे वीडियो में बनी रहिएगा मेरे भाई। अभी अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। भारत छोड़ो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था, 0 आवर ऑपरेशन हुआ था। ये 0 आवर ऑपरेशन क्या था, जिसमें भारतीयों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको क्या करना था, बिना किसी रूल के सीधे क्या करना था, गिरफ्तार करना था, ठीक है। तो 0 आवर ऑपरेशन भी चलाया गया। तो इसमें क्या होता है आपका 5 सितंबर 1942 की डेट मेरे भाई याद रखना, 5 सितंबर 1942 की डेट। इसमें क्या होता है 5 सितंबर 1942 को, मैं पहले एक कहानी बता देता हूँ आपको, स्टोरी बता देता हूँ इसके पीछे की। 5 सितंबर को पहले तो आपका शहीद दिवस, सभी शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे की कहानी क्या है, 5 सितंबर 1942 को क्या होता है, 5 सितंबर 1942 को जनता पर क्या होता है, पुलिस ने गोलियां चलाई, सॉरी, आपका एसडीएम जॉनसन ने खुमाड़ में हजारों की संख्या में गोलियां चलवाई, ठीक है। खुमाड़ में हजारों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए। इसलिए खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी किसको, सल्ट क्षेत्र को गांधी जी द्वारा दी गई, आपको आई होप पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इस घटना को गांधी जी ने दूसरी बारदोली की संज्ञा दी। इस स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है जॉनसन ने यहाँ भी गोलियां चलाने का आदेश दिए, जिसमें हजारों लोग इस घटना को दूसरी बारदोली की संज्ञा दी। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, जो इसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। काले पानी की सज़ा दी गई थी, इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल था, उनको 20 साल में काले पानी की सज़ा। ये पूरा मतलब इसमें इन सभी विभूतियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इस पीडीएफ में हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आता है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियाँ, ठीक है। इससे पहले, इनको देखने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, इसके अंतर्गत अभी और भी थे आपके, क्या था, जैसे उत्तराखंड में आपका कुली बेगार आंदोलन हुआ था, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन क्या हुआ था, कुली बेगार क्या था, एक तरीके से आपका परिश्रमों को क्या किया जाता था, रोज मतलब ग्रामीण जो थे उनको परिश्रम कराया जाता था, ठीक है, परिश्रम कराया जाता था, लेकिन उनको उन परिश्रमों के लिए क्या नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, उनके रोजगार के लिए उन्हें पारिश्रमिक यानी उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, उन्हें फ्री में एक नौकरों की तरह काम किया जाता था। तो जनता इससे क्या हुई थी, जनता इससे बहुत नाराज हुई थी, कार्य के सम्मान के विरुद्ध मानती थी। तो क्या हुआ था आपका, फिर आपका 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के उत्तरायणी मेला आपको पता होगा बागेश्वर में लगता है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल इनके नेतृत्व में बेगार न देने का संकल्प लिया गया आंदोलनकारियों द्वारा, ठीक है। फिर आपका यह आंदोलन था, ये सर्वप्रथम ख्वाड़ी अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ था। इस कुप्रथा को समाप्त करने से संबंधित प्रथम प्रस्ताव आपका 25 दिसंबर 1918, याद रखना मेरे को, 25 दिसंबर 1918 को इस प्रस्ताव को
ठीक है। इस प्रस्ताव को 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था और ये पारित हो गया था 1920 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद में पारित हो गया था ये। फिर इसके बाद बात करते हैं सड़क मोटर मार्ग आंदोलन आते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुली बेगार को कुली बर्दायस भी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बर्दायस याद रखेंगे। कुली बेगार को कुली बर्दायस भी बोला जाता है, कुली बर्दायस भी बोला जाता है, कुली बर्दायस भी बोला जाता है और कुली उतार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है, याद रखना मेरे भाई। सड़क मोटर मार्ग आंदोलन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट आता है सड़क मोटर मार्ग आंदोलन। सड़क मोटर मार्ग आंदोलन में क्या था, सिंपल था, सड़कों की मांग को लेकर जन आंदोलन किया गया था 1940 ईस्वी में। और आपका इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरुड़ से आपका कर्णप्रयाग और लेंसडाउन से पौड़ी तक क्या करनी थी, इनको मोटर मार्ग का निर्माण करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डोला पालकी आंदोलन। टाइम बहुत कम है मेरे भाई, वीडियो लंबी ना हो करके मैं जल्दी बता रहा हूँ। डोला पालकी आंदोलन में क्या था, ये इस आंदोलन में क्या था, दलित समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। पता ही होगा आपको, कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। हरिप्रसाद द्वारा क्या हुआ था, वर्ष 1911 में आपका उत्तराखंड के दलित जो शिल्पकार थे, ठीक है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था हरिप्रसाद द्वारा वर्ष 1911 में। फिर जयानंद भारती इंपॉर्टेंट बनते हैं इस आंदोलन से। जयानंद भारती जी का नाम आप याद रखेंगे। जयानंद भारती के नेतृत्व में वर्ष 1930 में क्या हुआ था, इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। यहाँ पे याद रखेंगे जयानंद भारती द्वारा 1930 को। अगला बात करते चिपको आंदोलन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन क्या था, पता ही होगा आपको। यह आंदोलन आपका पर्यावरण रक्षा आंदोलन था और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में मेरे भाई होता है। चमोली जिले में 26 मार्च 1974 को हुआ था। ठीक है, इसमें महिलाएं जो थी भारी संख्या में थी। और आपका यह आंदोलन क्या होता है, आपका सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गौरा देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बाकी का सुना हो या ना सुना हो मुझे पता नहीं, लेकिन गौरा देवी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, फिर अगला आंदोलन आता है आपका शराब विरोधी आंदोलन। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। अगला आता है आपका शराब विरोधी आंदोलन, जिसमें एक नारा दिया था आपका नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था शराब विरोधी आंदोलन में। इसमें वर्ष 1984 में क्या होता है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। ठीक है, वर्ष 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने, ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसने दिया, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वर्ष 1994 की बात कर लेते हैं। पहले वर्ष 1994 में क्या हुआ था, वर्ष 1994 में जो आपका राज्य आंदोलन के सूत्रधार टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव के इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ष 1994 में इनको नाम दिया गया। ठीक है, फिर 1 सितंबर 1994 भी याद रखिएगा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर में स्थित है जो गोली कांड को काला दिवस के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या ही डिटेल में बताऊँ, ये सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। कालू सिंह मेहरा, अभी हम इनके बारे में हम अभी पीछे डिटेल में पढ़ के आए हैं। कालू सिंह मेहरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। गुप्त क्रांतिकारी संगठन का इन्होंने गठन किया था। जयानंद भारती का भी अभी हमने बता दिया आपको। जयानंद भारती डोलापाल के आंदोलन से संबंधित थे। 1930 में इन्होंने क्या किया था, डोलापालकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का भी मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट में। कुली बेगार जब मैंने आपको बताया, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको बद्रीदत्त पांडे के बारे में। ठीक है, कुर्मांचल केसरी के बारे में। और जेल में रहते हुए इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी मेरे भाई। ठीक है, हरगोविंद पंत की बात करते हैं आगे। हरगोविंद पंत आपने पता होगा, हरगोविंद पंत ये एक ब्राह्मण थे। तो जैसा कि प्रथा चलती थी हमारे पहले के ज़माने की, ब्राह्मण लोग क्या नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, तो इन्होंने 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर ये प्रथा तोड़ दी थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल नाम सुना होगा आपने, गढ़वाल पेंटिंग्स की स्थापना की थी, यही क्वेश्चन इससे बनता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अब इनको कौन नहीं जानता, हिमालय पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, नेहरू जी ने इनका नाम रखा था। आगे बढ़ते हैं। 1916 में कुमाऊं परिषद में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्षदेव ओली, अभी मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। हर्षदेव ओली ने काली कुमाऊं के सिर के नाम से जाने जाते हैं, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, जंगलात कानून भी मैंने अभी आपको बताया। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये भी आई होप आपको याद होगा। ठीक है, अनुसुईया देवी गढ़केसरी, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। मोहन सिंह मेहता आप देख सकते हैं। मोहन सिंह मेहता प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन से, जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, प्रयाग दत्त पंत, इनका भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, फिर आते हैं भवानी सिंह रावत क्या थे मेरे भाई, एक समाजवादी संघ में क्या थे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समाजवादी संघ के एकमात्र सदस्य थे। ठीक है, बलदेव सिंह आर्या, ये भी ऐसे हरिजन समाज सेवक संघ के क्या रहे थे, उपाध्यक्ष। श्रीदेव सुमन का आपने नाम भी सुना होगा, जब आपकी क्या हुई थी,
पंचवर्षीय, सॉरी हाँ पंचवर्षीय मेरे ख्याल से, आप देख लेना ये आयु। 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हिंदी पत्रबोध, युवक युवतियों के लिए साहित्य, ठीक है, और सुमन सौरभ नाम की कविता से संग्रह प्रकाशित हुए। हेमवती नंदन बहुगुणा, धरतीपुत्र, हिमपुत्र, अब हिमालय पुत्र नहीं आए, हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत थे, नेहरू जी ने उपाधि दी थी। हेमवती नंदन बहुगुणा क्या है, धरतीपुत्र हिमपुत्र के नाम से बहुगुणा ने 1969 में, या सॉरी 1979 में, ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन, भक्त दर्शन के बारे में देख सकते हैं। इंद्रमणि बडौनी अभी बताया था इनके बारे में भी, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट सिलेबस उत्तराखंड का कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद होने वाली मेरे भाई एमसीक्यूज़ की धड़ाधड़ सीरीज़ आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे भाई।